जय हिंद बच्चों, पोस्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जाएंगे। मैंने इसके लास्ट वीडियो जो बनाया था पार्ट इसका, उसमें मैंने आपको पार्शियली फ्रैक्शंस के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्म बताया था। कुछ सब स्टैंडर्ड फॉर्म थे, उस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और उसके एप्लीकेशन पार्ट में हम देखेंगे तो क्वेश्चन से आएंगे डायरेक्ट। और आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स यानी कि इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। हमने आपसे कहा था कि इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन में पार्शियली फ्रैक्शन का फॉर्म अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी बन जाते हैं। अभी हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में हमने इसे आईलेट किया, और आईलेट करने पर हम ये मान सकते हैं कि अगर हमने इस तरीके के फॉर्म अगर हमें मिलते हैं तो हमने आपको पार्शियली फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से बताया था कि अगर हम इसे लेट x माइनस 1 और इसे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लिखकर अगर हम इसको ऐसा लेट कर दे a के अपॉन में x माइनस 2 प्लस b के अपॉन में हो जाएगा x माइनस 3, यानी कि हमने इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो लिखा हुई वैल्यूज थी उस वैल्यू को हमने लेट कर लिया किस फॉर्म में कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ये हमने इस तरीके से लिखा और इसमें हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से समझिए कि एलसीएम लेने पर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो इधर भी आपको x माइनस 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म्स दे रखी है x माइनस 2 और x माइनस 3 वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और फाइनली x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरह के मेथड पर बात करेंगे। एक हमारी जनरल मेथड होती है। बेसिकली जनरल मेथड में हम क्या करते हैं कि x माइनस 1 जो लिखा है इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b। ये इस तरीके की मेथड, ये जनरल मेथड होती है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर और बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जब हम इस तरीके का करेंगे तो देखिए हमने x यहाँ भी है और x का यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी x को कॉमन लेकर अंदर हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा माइनस के 3a माइनस के 2b। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो देखिए ये x और ये x की टर्म दिख रही है, यानी कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आपको मिली है। a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला, यानी कि कैंसिल होकर आपको a प्लस बी की वैल्यू जो मिली है वो 1 मिली है। जबकि दूसरी कंडीशन में माइनस 3a माइनस के 2b इज इक्वल टू माइनस 1 मिला है। कहीं ना कहीं हम यहाँ से b इज इक्वल टू 1 माइनस a लिख सकते हैं, है ना। अभी b इज इक्वल टू 1 माइनस a, अगर हम b के प्लेस पर यानी कि इसमें 3a माइनस के 2 और ये b के प्लेस पर अगर 1 माइनस a रखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी कि ये हो गया माइनस के 3a माइनस के 2 एंड प्लस के 2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ये यहां से तो हो गया माइनस के a इज इक्वल टू माइनस के 1 एंड प्लस के 2 और फाइनली a की वैल्यू जो मिली आपको माइनस 1 मिली, है ना। अभी माइनस 1 को अगर यहां रखते हैं आप तो देखिए b की वैल्यू क्या मिलेगी। b इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 माइनस a, यानी कि b इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस माइनस 1, यानी कि b इज इक्वल टू 2 मिला। यानी कि हमने ये जो मेथड यूज करी ना बच्चों, ये हमारी एक्चुअल में जनरल मेथड होती है जिसमें हम इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं और कॉपी से इनको कंपेयर करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ a प्लस बी एक्स के साथ था तो x को कंपेयर करा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 मिला, है ना। और यहाँ पर ये विदाउट ऑफ x था इसलिए वो माइनस 1 के बराबर हो गया और हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था। कहीं ना कहीं हम v की वैल्यू ऐसा मान सकते हैं या a की वैल्यू भी मान सकते हैं यहाँ से। तो b इज इक्वल टू 1 माइनस a रखा और इसे मैंने इस इक्वेशन में रखा जो विदाउट ऑफ x वाली थी, और वहां पर जब रखा तो देखिए यहाँ से आपको a की वैल्यू माइनस 1 मिली और इस माइनस 1 को अगर हमने यहाँ पर रखा यानी कि b इज इक्वल टू 1 माइनस a रखा था, है ना, यानी कि ये बनाया था हमने और इसमें अगर हम ये वैल्यू को रखते हैं तो हमें b की वैल्यू 2 मिली।
दूसरा तरीका मैं ये कह रहा था कि आप देखिए इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, ओनली इस इक्वेशन को देखते हैं, तो यहां पर एक और सॉल्यूशन जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपको a x-3 प्लस b x-2 मिला था, ठीक है, इजिकल टू x-1 है। अगर आपको इस तरीके का मिला, आप केवल a को देखिए। अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप b पर ध्यान दीजिए। b पर क्या है, b को कैसे जीरो बना सकते हैं ये, यानी कि अगर a की वैल्यू चाहिए या आप a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए b को देखना पड़ेगा। अब जब b को देख रहे हो, है ना, तो देखिए b को जीरो कब बनाया जाएगा, जब x के प्लेस पर 2 रख दे। तो यहां हो जाएगा 2 - 1, है ना, क्योंकि हम x के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो और यहां हो जाएगा 2 - 3। तो देखिए यहां से 1 = -a मिला, यानी कि a की वैल्यू -1, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी यहां पर भी a की वैल्यू -1 मिल चुकी है। जब हमें b की वैल्यू चाहिए तो आपको a को देखना पड़ेगा। a को कैसे जीरो बनाया जा सकता है, a को जीरो बनाने के लिए x के प्लेस पर आप 3 रख दीजिए। तो जैसे आप 3 रखोगे तो जहां जहां x है वहां पर से ये हो जाएगा 3 - 1, और ये तो जीरो हो गया, यानी कि b 3 - 1, यानी कि 2 = हो गया b, यानी b की वैल्यू 2 मिली। देखिए एक ये तरीका होता है जिसे हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है बच्चों कि अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो b को देखिए, b को कैसे जीरो बना सकते हैं, ऐसा क्या पुट करने पर कि b जीरो बन जाए। जैसे ही b जीरो बनेगा तो ऑब्वियसली a की वैल्यू मिलेगी। और अगर आप b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो a को जीरो बनाइए, ठीक है, ये भी मेथड होती है। हालांकि ये मेथड अधिकतर बार केवल कब यूज होती है, जब इस तरीके के फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा बनते हो। क्या कह रहे हैं हम, जब x-2, x-3 और x-4 कुछ भी ले लो, तब इस तरीके के फैक्टर बनते हो नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस के फॉर्म में या फिर रूट्स के फॉर्म में इक्वेशन हो, तभी ये पॉसिबल होता है ना। चलिए, तो अब ये देखिए a और b की वैल्यू मिल गई, तो हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम थोड़ा यहां बता रहे हैं आपको कि हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन, हमने वहां पर इंटीग्रेशन 1 - x एंड x-2 x-3 dx, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको 1 मिली थी इसलिए 1, एंड देखिए मैंने इसको x-2 इस तरीके से लिख दिया dx। फिर b की वैल्यू आपको 2 मिली इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, एंड इंटीग्रेशन 2/x-3 dx। मैंने कहा आपको साथ ही साथ ये भी बताया था बच्चों की अगर ये x-2 प्लस फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, ये log x-2, ठीक है, प्लस 2 log x-3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको और आप आगे लिखते तो log की प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा x-2 प्लस log x-3 स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है तो आपका फार्मूला होता है कि अगर यहाँ a और b है तो ये कन्वर्ट हो जाता है log b⁻⁴, है ना। यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आगे और मिल सकता है हम लोगों के पास log की प्रॉपर्टी log n+n, यानी कि x-2/x-3 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाया जा रहा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, यानी कि हम ये कहेंगे कि पार्शियली फॉर्म में बनाकर उसको किस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनाया जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत इजी होता है ये। अभी आपको मैंने जब मल्टीप्लाई करके बताया तो यहाँ पर मैंने जनरल मेथड का यूज किया जो कि अप्रोप्रिएट मेथड मानी जाती है। आपको अगर ये 2 दे रखे तो बहुत इजी होता है शॉर्ट तरीका, यानी कि a की वैल्यू के लिए b को 0 बना दो, b की वैल्यू के लिए a को 0 बना दो। फिर हमने ये देखा कि जब हमारी जो a और b की वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में रखकर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करते समय इस बात का ध्यान रखिए, अगर इंटीग्रेशन 1/x-a है, क्या कह रहे हैं हम, x माइनस है तो डायरेक्ट log x-a बन जाएगा। लेकिन a-x है तो उसे चेंज करके हम बनाएंगे, माइनस का साइन कॉमन लेके बनाएंगे, यानी कि माइनस log और हो जाएगा x-a, है ना। चलिए ये बात मैं आपको इसके पिछले वीडियो के जो बनाया था उसमें भी ये मैं बता चुका था। अब देखिए यहाँ पर 3 वाला दिख रहा है।
हालांकि बच्चों इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या समझ में आएगा आपको। हमने ये लिखा इसमें लेट, है ना, ये आई इज इक्वल टू था। हमने इसको जब देखा तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये जो फॉर्म बन रहा है इंटीग्रेशन का, हमने इसको डायरेक्ट मान लिया 1 के अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 4। और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a, है ना। यहाँ पर या तो आप अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूं कि ये बनाया हमने तो इसको a के अपॉन में x हो गया, b के अपॉन में x माइनस 2 हो गया, एंड x यहाँ पर c क्यों आएगा, क्योंकि एक तीसरा एक और बन रहा है यानी कि x प्लस 4 आ रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम पूरा ये बन रहा है और इधर से भी यही बन रहा है, तो नीचे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेते समय। तो इधर से हमने इसको 1 माना, और जब एलसीएम हमने x माइनस 2 और x प्लस 4 लिया तो देखिए a के साथ कौन मल्टीप्लाई करेगा। एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि एलसीएम ले रहा तो a में कौन दिख रहा है, x, उसे हटा दो तो रिमेनिंग उसके साथ वाला लिख दो। जैसे b देख रहे हो तो देखिए क्या आ जाएगा, x एंड x, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4। ऐसे c को देखिए तो c के लिए क्या बनेगा आपके पास, यहां पर अगर आप c देखेंगे तो c के लिए हो जाएगा x एंड x माइनस 2। इसे हमने इस तरीके से बना लिया। अब देखिए एक मैंने अभी आपको जनरल मेथड बताया था जिसमें आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाले अलग हो जाएंगे, है ना, और एक एक्स वाले और विदाउट ऑफ एक्स वाले होंगे। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये भी कहा इसकी शॉर्ट मेथड अगर यूज की जाती तो उससे जल्दी आंसर निकलते हैं। यानी कि आपको देखिए अगर सॉल्यूशन ए चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन फॉर ए, है ना, वैल्यू फॉर ए, किसके लिए हम ए की बात करेंगे तो आप बी और सी में कोई कॉमन वैल्यू देखिए, देखिए एक्स दिख रहा है ना, यानी कि हमने फॉर वैल्यू ए के लिए पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आपने 0 किया तो ये इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर 0 रख दीजिए। जब आपने 0 रखा तो देखिए बेटा ये हो गया a 0 माइनस 2 एंड 0 प्लस 4। लेकिन ये देखिए डायरेक्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 0 रखने पर b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1, और यहाँ पर सॉल्व करने पर हो गया ये माइनस के 2, और यहां से हमारे पास हो गया 0 प्लस ये हो गया 4, यानी कि फाइनली a की वैल्यू यहां से मिली माइनस के 1/8। ठीक है, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, b के लिए भी। तो देखिए जब b के लिए सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर b के लिए भी बता रहा हूं, यानी कि थोड़ा सा हम यहां बता देते हैं किस तरीके से। अगर हम देखिए b के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए जब b के लिए सॉल्व करेंगे तो आप a और c को देखिए कॉमन, तो आपको a और c में जो कॉमन टर्म्स दिखेगी, है ना, किसकी बात करें, a और c में x माइनस 2 दिख रहा है, यानी कि b के लिए हम ये पुट कर देते हैं और b x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। जैसे ही 2 रखा तो देखिए पूरा a 0 हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b, और यहां से क्या बन जाएगा 2 एंड 2 प्लस 2, यहां से देखिए क्या बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4, और c भी 0 हो गया, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना आपके पास 6 इंटू यानी कि 12b। फाइनली b की वैल्यू जो मिली आपको कितनी मिली है 1/12। ठीक है, ऐसे ही फॉर c के लिए अगर हम करेंगे तो c के लिए आप क्या पुट करेंगे, दोनों में कॉमन देखिए a और b में आपको कॉमन x प्लस 4 दिख रहा है, यानी कि आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -4। जैसे ही -4 रखा तो इधर 1 इज इक्वल टू a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू -4 रखोगे तो a भी हो जाएगा b भी, जबकि c के लिए ऐसा हो जाएगा ये 4 एंड 4 -2, यानी कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर देखिए 8c हुआ, यानी कि c की वैल्यू 1/8 हो गई। अब देखिए आपको a भी मिल गया, है ना, आपको देखिए यहां से a भी मिल गया और b भी मिल गया, यानी कि यहाँ पर a b और ये मिले। तो मैंने इनको थोड़ा सा इधर लिख दिया, ये जो वैल्यूज मिली आपको कौन कौन सी मिली, एक तो a की वैल्यू मिल गई, साथ में b की वैल्यू जो मिली थी वो 1/8
12 मिल गई और एक सी की जो वैल्यू मिली 1/8 मिली। मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि हमने कैसे एबीसी की वैल्यू निकाली। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पर। तो जैसे हम क्वेश्चन पर आएंगे तो देखिए यहां से क्या समझ में आया, मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे एबीसी की वैल्यू आई है ना। यानी कि हमने जो एबीसी की वैल्यू निकाली तो हमने यहां पर डायरेक्ट कर दिया कि इंटीग्रेशन x -2 x + 4 dx इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए -1/8, यानी कि मैंने -1/8 को बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन हो गया 1/x dx। ठीक है, फिर अगला है 1/12, यानी कि मैंने 1/12 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन dx के अपॉन में हो गया x -2। ठीक, और अगला फिर c है। अब जब c को देखेंगे तो c के लिए क्या बनेगा आपके लिए, देखिए c का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/8 बाहर और हो गया dx के अपॉन में x + 4, है ना। अब देखिए डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 1/8 log x प्लस 1/12 log x -2 प्लस 1/8 log x + 4 प्लस c, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हालांकि आप चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरीके से देखिए जब आपको 3 दिए थे बच्चों, तो मैंने 3 वाले किस तरीके से एबीसी में चेंज करके बनाया, आपको बात क्लियर हो रही होगी। यहां पर मैंने आपको स्पेशली कहा है कि आप जनरल मेथड भी यूज कर सकते हो, और अभी देखिए यहाँ पर शॉर्ट मेथड से ज्यादा इजी बन रहा था, इसलिए हमने शॉर्ट मेथड भी यूज कर ली है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होगा, क्या हम सर अगर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, हो सकता है कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट जो हो वो इसकी तैयारी करता हो, तो आपको शॉर्ट मेथड भी यूज कर लोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड से आंसर आता है, इसलिए आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं बच्चों। बहुत मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए यहां पर आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये x³ है ना। चलिए अब x³ दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए x³ + x² - 6x। मेरे कहने का मतलब इसको आप कैसे बना सकते हो। ध्यान रहे कि क्वेश्चन जब भी इस तरीके के आपको दिखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से बना सकते हो। तो देखिए हमने ये करा कि अगर हम x³ को लेते हैं और x² - 6x है ना, यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जब भी क्यूबिक इक्वेशन मिलती है तो आप x के प्लेस पर कुछ ऐसा नंबर मान लो। कैसा नंबर, जैसे कि लाइक सपोज करो मैंने x = अभी अगर मान लीजिए मैंने x के प्लेस पर 2 रखा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -6 × ये, तो देखिए वो 0 आ रहा है। समझ में आ रही होगी बात। यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे कि अगर ये x = आपने 2 रखा, 2 रखने पे इस इक्वेशन का आंसर 0 आ रहा है, यानी कि पहला फैक्टर x -2 मिल गया। अब आप क्या करोगे, x -2 से इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से डिवाइड कर दोगे, ये मिली, यानी कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है, यहाँ पर x² हो जाएगा, तो ये हो गया x³ - के 2x²। और देखिए यहाँ से माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, और यहां से कितना बचा बेटा, 3x²। समझ में आ रही होगी बात। और दूसरा ये देखिए 3x² - 6 आया, 6x। आप नेक्स्ट नंबर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट नंबर आपके सामने ये दिखता है कि अगर आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3x² हो गया, और यहां से ये 3 × ये हो गया, देखिए है ना। यानी कि यहां से इनको कैंसिल किया हमने, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। यानी कि इस तरीके का फॉर्म यूज कर हम बना सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं कि देखिए ये सब दूर से पहले एक x कॉमन आ रहा है, यहां से ऐसे समझ लीजिए कि यहां से सब दूर से x कॉमन आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया कि x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया x², क्या हो गया, x² प्लस x एंड -6। अब इसका आप फैक्टर बना सकते हो। अब फैक्टर बनाओगे तो देखिए x + 2 और एक बन रहा है x - 3।
x माइनस क्या बनेगा, जब बनाएंगे तो x माइनस यहाँ पर 3 देन x प्लस 2 बनता है। देखिए इस तरीके से फैक्टर बन रहा है, यानी कि फाइनली हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के इस तरह से रूट्स फॉर्म में इक्वेशन बना लिए। सारी बात समझ में, यानी कि ये जो रूट्स फॉर्म में अगर इक्वेशन आई है तो हमने अब इसको इस तरीके से मान लिया कि लेट हो गया i इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और अंदर यहाँ नीचे हो गया x प्लस 1 के अपॉन में हो गया x माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो x माइनस 2 और एक हो गया x प्लस 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ रही होगी बात समझ में अगर हमने इस तरीके का बना। अब देखिए बच्चों, मैं जब इस क्वेश्चन पर आऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर 3 वाला ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, है ना, अभी बता चुका हूं, यानी कि आप इस क्वेश्चन को भी क्या करोगे 3 फॉर्म में बनाओगे, यानी कि a के अपॉन में b के अपॉन में, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 3, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 2 एंड c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x प्लस 3 एंड b की जब बात करेंगे तो b वाला जो है वो हट जाएगा, यानी कि x देन x प्लस 3 ये मिल रहा है। दूसरा c पर अगर हम बात करेंगे, हम c के लिए यहाँ लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x एंड x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपसे क्या किया, जब 3 मिलता है यानी कि आपको ऐसे 3 फॉर्म में मिलता है तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड बहुत इजी बन जाती है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू चाहिए तो b में आपको इस कॉमन को देखिए तो यहाँ पर b में x कॉमन दिख रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो a की वैल्यू जो मिलेगी, है ना, अगर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा यहाँ पर -2 एंड 3, यानी कि a की वैल्यू मिल जाएगी -1/6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू b के लिए, तो कॉमन वैल्यू आप देखेंगे b के लिए तो आपको यहाँ पर x माइनस 2 यानी कि x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 से 3, a भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, और जो b की वैल्यू निकालेंगे तो देखो b 2 एंड ये हो गया 2 प्लस 3 से 5, यानी कि ये हो गया b इज इक्वल टू 3/10। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, यानी कि b की वैल्यू हो गई 3/10, है ना, ये बाय देखो 3/10। ऐसे c के लिए भी सॉल्व करोगे तो जब c के लिए सॉल्व करोगे तो देखिए किसको कॉमन देखोगे, a और b में आपको x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, तो देखिए मैं c के लिए यहां पर बता रहा आपको कि c की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि अगर आप c की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू -3, अब आपने लिखा यहाँ पर -3 तो इस इक्वेशन में रखोगे तो देखिए a और b तो 0 हो गया और इधर हो गया -3 प्लस 1 इज इक्वल टू c, जो c दिख रहा है आपको, यानी कि c, और यहाँ पर हो जाएगा -3 और हो जाएगा -3 यहाँ पर एंड माइनस के 2, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -2 और यहां से हो गया माइनस यानी कि प्लस के 15, कितना हो गया 15c, यानी कि c की वैल्यू -2/15 आ गई। ये देखिए c की वैल्यू भी मिल गई, यानी कि आपको a b c की वैल्यू मिलती है तो आप इस a b c की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो देखिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा x प्लस 1, यहाँ पर x³ प्लस x² प्लस 6x, डायरेक्ट लिख रहे हैं dx इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन। अब a की वैल्यू देखो 1/6 है तो मैंने -1/6 को बाहर कर दिया और a के अपॉन में क्या था, यानी कि dx के अपॉन में क्या बन गया, यहाँ पर x आ गया। ठीक, ये x लिख देंगे बच्चों। फिर हमने अगला b देखा तो b है 3/10 बाहर है, इंटीग्रेशन dx के अपॉन में हो जाएगा x-2, और फिर हमने ऐसे c देखा तो c में माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों के पास -2/15 इंटीग्रेशन dx के अपॉन में x प्लस 3 हो गया। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/6 log x मिल रहा है ना, प्लस 3/10
log x माइनस 2 एंड माइनस 2/15 log x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमने इस क्वेश्चन से ये जाना कि जब हमें इस तरह की इक्वेशन बनती है, अभी देखिए डायरेक्ट क्यूबिक फॉर्म में थी, क्या इसको फैक्टर के फॉर्म में बना सकते हैं? और फैक्टर के फॉर्म में अगर बनती इक्वेशन तो आप इस तरह से इसको बना देंगे x माइनस 2 एन x प्लस 3। जब इक्वेशन हमें इस तरीके से बनी तो हमने इसको a के अपॉन b के अपॉन c, क्योंकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में तरीका होता है कि पार्शियली फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब जब हमने बनाया तो x प्लस 1, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 2 x प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू जो a के साथ कौन आ जाएगा, जो है x, उसे नहीं लिखेंगे। यानी कि एलसीएम आप सभी को, ये जनरल होता है कि बच्चों को एलसीएम लेना आता है। अब एलसीएम लेने के बाद हमने अपनी तरफ से a के लिए हमने सपोज करा कि x इज इक्वल टू 0 मान ले। a की जब वैल्यू निकालेंगे तो b और c में कॉमन वैल्यू देखेंगे, मतलब x देखा तो x आ रहा था। जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो a और c को देखेंगे, है ना। और जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो a और b को देखेंगे। इस तरीके से हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी और हम इस इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू रखकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें इंटीग्रेशन करने पर यह आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने पर आपको क्या लग रहा है कि पहला जो है इंटीग्रेशन x के अपॉन में x माइनस 1 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके सामने ऐसा हो रहा है कि एक जो है यहाँ पर 0 x माइनस 1 दिख रहा है, लेकिन जो सेकेंड x प्लस 1 दिख रहा है उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे लिखने का जो तरीका होगा, लेट अगर हमने i इज इक्वल टू माना है ना, ये हो गया हमारा i, ठीक है, ये i मान दिया था। अब इसको हम लेट करते हैं, यानी कि हम x इज इक्वल टू x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर है तो हम इसको a के अपॉन में तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस b के अपॉन में एक हो जाएगा x प्लस 1 और ऐसे c के अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए लिखने का तरीका ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म बताए थे, जो इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बने थे, तब मैंने वहां बताया था कि रिपीटेशन फॉर्म में फर्स्ट रिपीटेशन, यानी कि अगर रिपीटेशन डायरेक्टली हो रहा तो b के लिए बन गया। फिर सेकेंड रिपीटेशन, अगर यहाँ पावर 3 होती तो एक और d बढ़ जाता, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम लेने में इधर से तो x ही मिलेगा, ठीक है, और ये a है ना। अब आप देखिए जब एलसीएम लोगे इसका तो यहाँ पर a लेंगे तो एलसीएम लेते समय x माइनस 1 और x प्लस 1 की पावर 2 मिलेगा, यानी कि a के साथ ओनली आ जाएगा x प्लस 1 या 1 प्लस x है ना का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब b की बात करोगे तो b के साथ 2 वैल्यू आएगी, एक x माइनस 1 भी आएगा और एक साथ में एक x प्लस 1 भी आएगा। और c की जब बात करोगे तो ओनली c के साथ आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि आपको एलसीएम लेना आता है कि कैसे एलसीएम लिया जाता है। आपने एलसीएम लेके इसको जब बनाया तो देखिए इक्वेशन इस तरीके से बन रही बच्चों। हालांकि मैं आपको कहूं कि यहाँ पर आप c की वैल्यू कैसे निकालोगे, c की a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कॉमन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए c में तो देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो c और b में जो कॉमन है x माइनस 1 है, यानी कि मैं अगर मेरी तरफ से ये पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर x माइनस 1 दोनों कॉमन है। तो अगर हमने x इज इक्वल टू यहाँ पर इस तरीके से पुट किया तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आएगी कि जब हम b और c की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू के लिए देखिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि b की वैल्यू के लिए हमें इस दोनों को कॉमन देखना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं आपको ये तरीका बता देता हूं। x इज इक्वल टू अगर 1 रखा तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों तो 0 हो गए। तो देखिए यहां से आपको ये पता चला कि जब a की वैल्यू निकालोगे यानी कि 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है, यानी कि a की वैल्यू जो मिलेगी 1/4, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर b के लिए तो हम ये पुट कर सकते हैं, अगर b की बात करें, या फिर हम देखें कि b के लिए x प्लस 1 यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए क्या b की वैल्यू बन सकती है,
नहीं बन सकती क्योंकि x+1 वहां दे रखा है, x+1 हालांकि यहाँ भी दे रखा है, फिर यहाँ x-1 यानी कि दोनों में x+1 कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन दिख रहा है तो बना सकते हैं, यानी कि हमने x=-1 रख दिया। जैसे ही -1 रखा तो इधर -1 हो जाएगा क्योंकि आपको x को प्लेस पे रखना है, और यहाँ पर देखिए बेटा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए कौन 0 होगा, अगर आप देखते तो b भी 0 होगा, और c की वैल्यू जो मिलेगी c -1 यानी कि सॉल्व करने पर -1 -2c c 1/2 यानी कि c की वैल्यू भी मिल गई। आपको ये शॉर्ट तरीका मेरा समझ में आ रहा होगा कि मैंने a और c की वैल्यू निकाल दी। अब b की वैल्यू के लिए कॉमन देखते लेकिन वह दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, है ना। या फिर हमने जैसे मान लीजिए ऐसा बना भी दिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर ये इस तरीके से बने, तो मैं थोड़ा सा देखिए आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो इसका सभी दूर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x a, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, मैंने इस तरीके से बनाया, प्लस b x² माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस था तो x² -1 बन गया, एंड प्लस cx - c बन गया। अब थोड़ा सा देखेंगे तो स्क्वायर टर्म्स दिख रही है, यानी कि a + b और ये x² हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ भी x और यहाँ c के साथ x, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 2a + c, है ना। बनाना आना चाहिए, कैसे बना रहे। अगला विदाउट वाले देखेंगे तो उसमें आपको कौन कौन दिख रहा है, एक तो आ रहा है आपका a और इधर से -b आ रहा है, देखो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई -b और इधर से आ रहा -c, आ रही बात समझ में। और ये इधर x था। अब आप देखिए ये कंपेयर करेंगे तो ये x वाला इससे कंपेयर होके क्या बना रहा है, 2a + c = 0, है ना। 2a + c = 0, सॉरी 2a + c = 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, कॉपिसेंट x का 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यानी कि, और यहाँ पर तो 2a + c है, तो 2a + c कहीं ना कहीं 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इस कंडीशन से देखो तो यहाँ से देखो a + b की जो वैल्यू है वो = 0 बन रही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो a है वो -b हो सकता है ना, यानी कि a की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी थी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि b - a, यानी कि b की वैल्यू जो हो जाएगी -1/4, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ध्यान रहे ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि जब आप पुट कर रहे थे, वैल्यूज निकालने के लिए बना रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी क्योंकि b को कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका मैंने इस तरीके से बनाया जो कि जनरल तरीके से भी होता है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि आप a और b की वैल्यू रख दो, यानी कि अगर a और b c मिल गया, a की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पर c की रख दो, तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर जनरल में हमने सबका मल्टीप्लाई किया, तो मैंने एक तो ये तरीके से निकाला, और यहाँ पर देखिए कंपेयर करके वो मुझे a भी मिल गया। अगर देखिए ऐसा नहीं होता, यानी कि b तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, -1/4। अगर यहां से देखेंगे कंपेयर करने पर, अगर एक और देखेंगे तो a + b की जो वैल्यू आपको 0 मिली, ठीक है, यहां से कंपेयर किया। दूसरी बात 2a + c की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1, और यहाँ पर a - b - c की वैल्यू 0, ठीक है। यानी कि यहां से क्या पता चला आपको, a = -b, ये पता चल गया। और यहां से आपको क्या पता चला कि 2a जो हो जाएगा वो 1 - c कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा कर दें कि यहां से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो c = 1 - 2a होगा, और ये तीसरी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। a देखो b के फॉर्म में a कितना था, ये देखो a की वैल्यू -b थी, तो a के प्लेस में -b रख दिया, -b एज इट इज। c के प्लेस पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर c के प्लेस पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, c के प्लेस पर अगर आप देखेंगे तो आपको c = यहाँ से क्या मिल रहा है, ओनली -c। आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम अगर क्वेश्चंस को इस तरीके से बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए c की वैल्यू 1 - 2a है ना, और 1 - 2a है, यानी कि हमने ये c की वैल्यू निकाल दी। अभी यहाँ पर हमने रखा, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक ये जो मेथड मैं बता रहा हूं बच्चों, ये होती है हमारी जनरल मेथड, जिसमें हम कंपेयर कर करके बनाते हैं।
अब देखिए अगर आप कंपेयर करके बना रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यहां पर जब आपने देखा है ना, क्या देखा कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए बन रहा था एंड 2ax बन रहा था, जबकि यहाँ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एंड सी एक्स माइनस सी बन रहा है। अब देखिए यहां पर बनने के बाद आपने इसी तरीके से जमा लिया। आपने जब जमाया तो देखिए आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर 2a प्लस सी की वैल्यू 1 के बराबर मिल रही, क्योंकि यहाँ भी x है, जबकि a प्लस b की वैल्यू माइनस b मिल रही है। यानी कि आप देखेंगे और यहाँ पर देखिए a माइनस ये इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ से a मिला, a का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से b का मल्टीप्लाई किया और ये c, तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 0। यानी कि आपने यहाँ पर जब वैल्यूज रखी और वैल्यू निकालने के बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 तरीके बता दिए, आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब आप ये एबीसी की जो वैल्यू आई है ना, अब मैं क्या करूंगा कि एबीसी की वैल्यू को वहां डायरेक्ट रख दूंगा। क्या कहा मैंने, ये जो एबीसी की वैल्यू आपको मिली है, यानी कि आपने इस तरीके से जो वैल्यूज बनाई है, अब इन वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं और डायरेक्ट रखेंगे तो आपको देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखें हम डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हो गया ए की वैल्यू है 1/4 बाहर एंड 1/x माइनस 1 यानी कि dx, प्लस b की वैल्यू थी आपकी -1/4, तो यहाँ मैंने -1/4 और b के प्लेस पर क्या हो गया 1/x प्लस 1 dx, और अगला जो है प्लस c, यहाँ पर c की वैल्यू जो मिली आपको 1/2 मिला, और ये देखिए बच्चों c के अपॉन में यानी कि dx के अपॉन में हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सब लॉग के फॉर्म में बन जाएगा, लॉग 1/4 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x माइनस क्या हो जाएगा x माइनस, ये बन जाएगा आपके पास x या x माइनस 1, तो इधर हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि देखिए मैं कैसे बोला ये 1/4 था तो 1/4 बाहर, और मैंने आप लोगों को बता दिया डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में इसको x माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि लॉग के फॉर्म में मैं फार्मूला आपको बता चुका। यहाँ पर 1/4 log ये हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको t पुट करता हूँ, x प्लस 1 को t पुट करता हूँ तो योग पर dx वाला dt में चले जाएगा, यानी कि मेरे पास नीचे t स्क्वायर आ रहा है, वो t स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए वो t1/t स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा t की पावर -2, और इसे सॉल्व करेंगे t की पावर -2 को, तो क्या बनेगा ये इस तरीके से -1, यानी कि इसे 1 यानी कि -1/t लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी क्या मिला, यहाँ से ये देखिए माइनस के 1/t मिला, समझ में आ रही होगी बात। यानी कि माइनस के 1/t कैसे मिला, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब इस क्वेश्चन को आपने देखा, अगर मैंने जनरली आपको dx और x प्लस 1 कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, स्क्वायर है तो x प्लस 1 को आपने t पुट कर दिया, ठीक है। अब जैसे t पुट करा तो ये तो dx इज इक्वल टू dt हो गया, यानी कि ये बन गया आपके पास 1/t स्क्वायर dt, और 1/t स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा माइनस के 1/t, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 1/t और फिर हम इस t की वैल्यू रख देंगे, यानी कि माइनस की यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, t की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 है। देखिए ये बन गया हमारा क्या फाइनल आंसर, और जब 1/4 था तो इसके साथ 1/4, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पर बेटा देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो किस तरीके के फॉर्म बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि x³ प्लस 2 अपॉन x³ माइनस 1। सबसे पहली बात की इक्वेशन को देखने पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रही है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इसको क्या करेंगे हम बनाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जब दोनों में इस तरीके की सेम पावर होती है तो आप क्या करिए कि x³ प्लस 2 को x³ माइनस x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा x³ माइनस के x, है ना।
माइनस प्लस, तो ये कट गया तो क्या बचा आपके पास x प्लस 2। अब इसको लिखने का तरीका आप सबको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम में जब आप डिविजन्स याद आ रहा होगा है ना, डिवीजन एल्गोरिदम मेथड ये कहती है कि जो आपने एक्स क्यूब प्लस 2 लिखा उसको आप कैसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर अभी 1 मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर ये तो 1 मिल रहा है तो आपने इसको, और ये आपको एक और मिल रहा है तो हमने इसको 1 प्लस और ये हो गया x प्लस 2 के अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि मैंने ये कह रहा हूं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा हो सकता है। सॉरी बच्चों, छींक भी होती रहती है ना, यानी कि आप मुझे याद कर रहे हो। चलिए उसके बाद देखते हैं यहां पर अब देखिए यहां पर इस तरीके का फॉर्म बन गया, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि आपको लोगों को ये समझ में आया कि पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं थी, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने इस तरीके से डिवाइड फॉर्म से बनाया, तो 1 का तो x हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमने ऐसा लिखा, तो आपको तो ये दिख रहा होगा इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 2, और इसमें x को कॉमन लिया तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और ये dx, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अभी देखिए इसका तो x हो जाएगा और यहां पर जब देखेंगे तो x प्लस 2 x देन x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये फॉर्म बनेगा, ये dx। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहां पर हम इसमें इसको फर्स्ट था, ये तो कंप्लीट सेकंड के लिए, यानी कि सॉल्यूशन फॉर सेकंड के लिए अगर हम देखेंगे अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सेकंड में हमारे पास x प्लस 2 जो है ना, x प्लस 2 जो है उसको इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं x एंड x माइनस 1 x प्लस 1, यहां पर बना a के अपॉन में x एंड b के अपॉन में x माइनस 1 एंड c के अपॉन में x प्लस 1, ये लिखने का तरीका होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो x प्लस 2 जो है वो क्या बनेगा, a x माइनस 1 x प्लस a, फिर b की जब बात करेंगे तो b में आ जाएगा x देन x प्लस 1, और जब c की बात करेंगे तो c के साथ आ जाएगा x देन x माइनस 1। अब आपको मैंने बताया था जब इस तरीके की इक्वेशन बनती थी तो हम a b c के लिए सॉल्व करते थे। क्या करते थे, जब हम इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते थे तो हम a b c के लिए क्या करते थे बच्चे, सॉल्व करते थे। अब देखिए अभी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिखा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने आपको एबीसी की वैल्यू के लिए बताया कि जब ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी में कॉमन देखकर आपको बताना है। तो ऐसे करके आपको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिलेगी। हालांकि मैं ये इसको आगे इसलिए नहीं सॉल्व करके बता रहा क्योंकि इस टाइप के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता चुका हूं, तो आप खुद बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आपको एबीसी की वैल्यू के लिए, हालांकि मैंने बोल दिया आपको कि एक वैल्यू निकालनी है तो बी और सी में आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। अब जब आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, एबीसी की वैल्यू मिल सकती है। आ रही बात समझ में बच्चों, आपको एबीसी की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको एबीसी जो वैल्यू मिलेगी, अगेन आपको इस इक्वेशन में रखकर इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मैंने क्या कहा कि ए निकालेंगे तो बी और सी को आप क्या करोगे, जैसे मैं ए के लिए बता देता हूं कि देखिए यहाँ x इजिकल टू 0 रखो, है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू देखो -2 मिल रही है। क्या मिलेगी, a की वैल्यू -2 मिली, यानी कि हमने -2 रख दिया। और जब b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू सॉल्व करने पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो -3/2 मिलेगी। क्या मिलेगी, -3/2। और जब c की वैल्यू निकालोगे तो 1/2। सॉरी, यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो तो -2 हो रही है, b की हो जाएगी 3/2 और c की वैल्यू 1/2। अब देखिए ऐसे करके आपको ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ये मैंने बता दिया। ये जो तीनों वैल्यू मिली है एबीसी की, आप फाइनली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। यानी कि जो इंटीग्रेशन मिलेगा -2, यानी कि -2 के अपॉन में हो जाएगा x dx, इंटीग्रेशन 3/2 dx x -1 प्लस
यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dx एंड x प्लस 1। ये जब बना तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि माइनस के 2 log x 3/2 log x माइनस 1 एंड 1/2 log x प्लस 1 प्लस c, ये मिलेगी वैल्यू। यानी कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक बात क्लियर करवा दी और आंसर भी लाकर दे दिया है। आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको बात पूरी क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। आपको यहाँ पर देखिए पहली बात तो है कि dx के अपॉन में x प्लस 1 की पावर 2 दे रखी है, यानी कि होल पावर 2 है, और फिर है x स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर जब पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बताया था तो मैंने कहा था कि रिपीटेशन के लिए यहाँ एक बार रिपीटेशन हो रहा, यानी कि a के अपॉन में x प्लस 1 होगा। फिर सेकेंड रिपीटेशन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा था कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन दिखेगी, यानी कि उसके दो रूट्स निकलते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे ax प्लस b। लेकिन हमने ऑलरेडी इसको a और b के लिए बता चुके हैं, तो फिर ये हो जाएगा cx प्लस d। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका जो होगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, हालांकि i इज इक्वल टू लेट कर लिया हमने i के फॉर्म में, और यहां पर देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 है। इसको आप लिखेंगे कैसे, a के अपॉन में x प्लस 1 b के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट cx प्लस d। हमने बताया था जब इस तरीके का फॉर्म मिलेगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे ना बच्चों, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एलसीएम तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही मिलेगा, यानी कि एलसीएम लेते समय यहाँ तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा a के साथ x प्लस 1 एंड एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, b के साथ कौन आएगा, b के साथ ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम फॉर्म में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात cx प्लस d है ना, cx प्लस d के साथ ओनली आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना, आप देखिए सबका अगर मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशंस बनेगी, यानी कि 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर आप क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, इसलिए आपको रूट्स कैसे निकालना ये बात क्लियर होगी। चलिए देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ b एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b, और यहां पर देखेंगे तो c, और ये देखिए पहले ये हो गया cx प्लस d, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ में आ रही होगी बात कैसे इक्वेशन बनेगी। यानी कि अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स प्लस a। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ये b एक्स स्क्वायर प्लस b, और यहां हो जाएगा c एक्स क्यूब 2c एक्स c, और d के लिए हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस d। देखिए कितना बड़ा इक्वेशन बनते हुए नजर आ रहा है, पर डरना नहीं है ना, क्या कह रहे हैं हम, ऐसे को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि ये तो आप सिंपली ये मल्टीप्लाई किया, फार्मूला लगाया, और क्यूबिक को अलग करेंगे, स्क्वायर वाले फॉर्म के अलग करेंगे। तो देखिए क्यूबिक में कौन कौन दिख रहा है, हम क्यूबिक के लिए बता रहे। क्यूबिक के लिए तो आपको ये दिख रहा है, और एक इक्वेशन ये दिख रहा है, क्लियर हो रही है कि a प्लस c जो होगा वो डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके उधर क्यूबिक फॉर्म में दे ही नहीं रखा है, तो a प्लस c 0 हो गया। अब स्क्वायर टर्म में आइए, स्क्वायर के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, इससे स्क्वायर के लिए देखिए ये व्हाइट कलर से बता रही है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके का फॉर्म आ रहा है, एक तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया था, और यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर है ना, देखिए ये हमारे पास c का क्यूब हुआ था, ये सी एक्स स्क्वायर हो रहा था, और ये सी एक्स होगा है ना, तो ये एक और आ रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है,
चलिए अगले के लिए देखिए क्या कह रहे हैं हम, ए एक्स के लिए ए एक्स, ठीक है, सी एक्स एंड ये डी एक्स, ये दिख रहे होंगे, यानी कि क्या क्या मिला, ए ओके प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको। फिर नेक्स्ट के लिए हम देखेंगे, नेक्स्ट वन के लिए आपको स्क्वायर वाले टर्म के लिए देखिए कहीं हमने एक तो स्क्वायर वाले टर्म में देखिए ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर और ये सी है, तो एक डी भी था, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये प्लस के डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब विदाउट ऑफ एक्स के लिए देखिए जिसमें कोई भी नहीं दे रखा, उसके लिए हमने मान लीजिए ये मार्कर यूज किया है, यानी कि ए बी और ये डी, यानी कि क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1, ये मिल रहा है। देखिए अब देखिए आपको यहां से एक बात और क्लियर हो रही कि जो ए की वैल्यू है कहीं ना कहीं माइनस सी के बराबर हो सकती है, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू माइनस सी के बराबर हो सकती है, यानी कि या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है वो माइनस ए के बराबर होती है। तो आप देखिए मैं एक इक्वेशन ये ले रहा हूं और इक्वेशन ये ले रहा हूं, यानी कि a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1 था, और इस इक्वेशन में यानी कि ये जो a था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 में अगर मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बी भी लिख रहा हूं, ये मैंने माइनस ए लिख दिया। कैसे लिखा माइनस ए, क्योंकि ए की वैल्यू सी की वैल्यू माइनस ए हो गई और ये प्लस डी लिखा। तो आप देखेंगे कि यहां से ए कैंसिल हो गया, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। आपको ऐसे इक्वेशन बना बना के सॉल्व करनी है, यानी कि यहां से b इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी हो सकता है, या फिर d इज इक्वल टू माइनस बी भी हो सकता है। ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब देखिए यहां पर हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो अगली जब आप इक्वेशन देखेंगे तो देखिए यहां पर आप देखिए क्या दिख रहा है, a की वैल्यू को हम c कंसीडर कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको कैसे भी करके यहाँ पर इक्वेशन बनाकर कैसे भी करके वैल्यू निकालनी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके पास इक्वेशंस बनती जा रही है और इक्वेशन बनाकर आपको कैसे भी एबीसी की और डी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने देखिए ये बना दी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है कि अभी हमने जब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनाई b प्लस डी इज इक्वल टू 0 और हमारे पास यहाँ पर b के प्लेस पर, यानी कि यहाँ पर देखिए b के प्लेस पर d रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको a और d के फॉर्म में इक्वेशन मिल रही है, या फिर हमारी एक इक्वेशन ये ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं, कौन सी इक्वेशन, a प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो आप देखिए इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, यहां पर अगर आप देखेंगे कि c की वैल्यू जो है, a की वैल्यू है वो माइनस ऑफ c है, यानी कि माइनस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से कैंसिल हो गया, तो 2d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 0 मिल रही है। अब जब d की वैल्यू 0 मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर b भी 0 हो रहा है, यानी कि b की वैल्यू भी 0 मिल रही है इसको सॉल्व करने पर। अब ये b की वैल्यू 0 हो रही है ना, देखिए यहाँ से 0 निकाल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर b भी 0 d भी 0, तो a की वैल्यू कितनी हो रही है, 1। अगर a की वैल्यू 1 हो रही है तो c की वैल्यू कितनी होगी, -1। देखिए मैं आपको पहले पूरी तीनों वैल्यू निकाल चुका हूं, ये a की वैल्यू भी आ गई और इधर से ये b की वैल्यू और ये c और d हो गई। अब अगला काम क्या करना है आपको, ये abc की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। अब अगर abc की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा क्या मिलेगा। अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 1 थी, यानी कि 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स हो गया। b को तो आपने 0 मान लिया, यानी कि 0 एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस आई थी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का x और d तो 0 था, है ना, तो माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि 0 है, और यहाँ पर इसको t पुट करोगे तो ये माइनस एक्स dt में जाएगा। तो अगर हमने t पुट करा तो ये माइनस dt और ये हो जाएगा आपके पास क्या, t।
अब देखिए यहाँ पर साथ ही साथ 1/2 भी बाहर आएगा, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, तो वो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यानी कि यहां से फाइनली हमें क्या मिल गया, log x प्लस 1 माइनस 1/2 log t। अब log t प्लस c, तो log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x स्क्वायर, यहाँ पर हालांकि माइनस था तो हमारे पास माइनस आ गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस t प्लस c। ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके पास यहाँ पर कुछ जनरल इक्वेशंस आ रही है, यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है। हमारी एक सलाह है बच्चों आपको कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इत्मीनान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन बनती है, हालांकि बहुत इजी इक्वेशन होती है। यहाँ पर हमको कोफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वेशन बनाना पड़ती है, और जब ये इक्वेशन बन जाती है तो कैसे भी कर आपका लॉजिक यूज कर आपको ABCD की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और जब ABCD की वैल्यू आती है तो इस इक्वेशन में पुट करके आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये जो तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा था, हमारे पास ये नजर आ रहा था कि हमें किस तरीके के फॉर्म बनते हैं। अभी ये हमारा लास्ट एक है, स्पेशल केस बता रहे, बहुत ही बच्चे जैसा क्वेश्चन से। केवल आपको हमारी तरफ से क्या ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन dx के अपॉन में x की पावर n प्लस 1 हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n माइनस 1। जबकि अगर dx के अपॉन में हो तो dx के अपॉन में x की पावर n माइनस 1 हो तो 1 log x टू दी पावर n माइनस 1 x की पावर n। देखिए अब इस फार्मूले से कितना क्विक आंसर आएगा, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर पहले वाले का आंसर देखिए x की पावर 4 दिख रही है ना, हाईएस्ट पावर 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4। तो देखिए 1/4 log x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ प्लस में तो प्लस में बन जाएगा, अगर ये माइनस में होगा प्लस माइनस दोनों में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 1/5 log x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन में देखेंगे, अगर मैंने कहा था कि अगर आपको इस तरीके का बनेगा, यानी कि नेगेटिव y बनेगा, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन क्या बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर है 4 और ये हो जाएगा log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। देखिए कितना क्विक है, आपको केवल ये दो फॉर्म याद रखना है और आपको चुटकियों में आंसर देना है। बताइए इसका क्या हो सकता है बच्चों, क्लियर दिख रहा है 1 अपॉन 5 log x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5। तो और इस अगले का लास्ट वाले का क्या होगा 1 अपॉन 7 log x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x की पावर 7। ये इस तरीके से हमारा पार्शियली डिफरेंशिएशन का कुछ स्पेशल केस था, वो मैंने आपको बताया। हालांकि इसमें और भी चीजें होती है ना, तो वो हमारे आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।